ये आपका कल जो टेस्ट हुआ था उनमें से बहुत सी चीज़ें ज़्यादातर थ्योरी वाले सब सही हैं। बहुत अच्छा बच्चों ने किया है। 10th और 10th डी के जो बच्चे हैं बहुत अच्छा वर्क किए हैं। केवल 10th बी में किसी बच्चे ने वर्क नहीं किया है। गलत बात है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप डीपली पढ़िए, जहाँ ना समझ में आए सर से पूछिए और उसके बारे में फिर आप हल करिए। लेकिन आपने तो किसी ने वर्क भी नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो हमें कमियां नजर आई, तो एक तो आयनीकरण आप नहीं क्लियर कर पाए कि आयनों को कैसे हम बदलते हैं। कोई भी कंपाउंड्स होता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो आप इसको आयनों में लिखोगे तो क्या होगा, Na+Cl, ठीक है। तो कि इसका जलीय विलयन क्या है, आयनों में बदल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए जैसे कि आपको दिया गया था कि CaOH का होल ट्वाइस, तो आपने इतना तो कर दिया, Ca+2 और OH में -1, इतना तो कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि O कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसके आगे कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी यौगिक हो, उसके आगे उतने यौगिक रख देते हैं गिन करके दोनों तरफ, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या या पदार्थ की मात्रा दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उसी के अनुसार समीकरण संतुलित किए जाते हैं। अगर आप समीकरण बैलेंस नहीं करोगे तो वो कैसे वो फिर गलत माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे एक और दिया गया था H2SO4, तो आपको मालूम है कि H में 1 होता है और SO4 में 2 होते हैं। तो आपने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यानी कि ये क्या है, अम्ल है। अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। क्षार की क्या होती है, अम्लीयता होती है। जितने OH हाइड्रॉक्सिल विलगित परमाणु होते हैं वो उसकी क्या होती है, अम्लीयता होती है। और जितने आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु किसी भी अम्ल में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता या भास्मिकता कहलाती है। H2SO4 की भास्मिकता कितनी, 2। इसी प्रकार जैसे CH3COOH है, तो इसको आयनों में बदलोगे तो आपको मालूम है कि एसीटेट पहले आता है, CH3COO और प्लस हाइड्रोजन आयन, तो एसीटेट ये आया। लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितना है, इसकी वजह से पहचान हुई ना अम्ल की, हाइड्रोजन आयन की वजह से। लेकिन कितने परमाणु विलगित, कितने विस्थापित हाइड्रोजन के परमाणु, 1। तो इसकी जो है भास्मिकता या क्षारकता कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। तो ये चीजें आयनीकरण आयनों में वही होंगे जिनका जो है क्या हो जाएगा, जलीय विलयन होगा। आयनों में वही चेंज होते हैं। शुष्क होगा तो नहीं होगा। जैसे आपको कोई सॉल्ट्स दिया गया, तो सॉल्ट्स में क्या है, आप उसमें पानी घोलोगे तब उसकी पीएच वैल्यू, क्योंकि विलयन आपको जैसे HCl पहचान जाते हो कि HCl क्या है, अम्ल है तो अम्लीय विलयन है। NaOH लगा है तो पहचान जाते हो कि क्षारीय विलयन है। लेकिन अगर NaCl दिया है तो NaCl नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ये क्या है, साल्ट्स है, लवण है। इसमें क्या मिलाओगे, जल मिलाओगे, तब जाकर के ये क्या बनेगा। क्योंकि आपको मालूम है जल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है और OH आयन होता है। तो ये Na में प्लस का 1 होता है, Cl में माइनस का 1 होता है। तो Na के साथ क्या जाएगा, OH, तो बनेगा क्या, NaOH प्लस H के साथ क्या जाएगा, Cl, बैलेंस ही बराबर HCl हो जाएगा। अब आपको ये मालूम है कि ये क्या है, प्रबल क्षार है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। जब दोनों प्रबल होते हैं तो वो विलयन क्या कहलाता है, उदासीन, उदासीन विलयन। यानी कि इसका पीएच मान NaCl का क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि उदासीन का पीएच वैल्यू 7 होती है। NaOH देखिए दोनों प्रबल, दोनों दुर्बल हो तो उदासीन होगा। फिर इसके बाद जैसे एक प्रबल हो एक दुर्बल हो, तो जो प्रबल होगा वही विलयन कहलाता। मान लीजिए ये दुर्बल क्षार होता, ठीक है, और ये प्रबल अम्ल होता, तो प्रबल अम्ल क्या है, क्योंकि प्रबल है तो ये विलयन पूरा क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। लेकिन दोनों प्रबल हो दोनों दुर्बल हो तो वो क्या कहलाता, उदासीन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये आपका जो है इनमें से लवण की पहचान बताया गया, तो वो आप लोगों ने कर लिया। जो आप पीएच वैल्यू निकालते हो, तो पीएच वैल्यू में तो आप सीधे निकाल लेते हो। जैसे अम्ल कोई दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है पीएच बराबर -log हाइड्रोजन आयन सांद्रता। लेकिन जब हाइड्रोक्सिल आयन दिया हो, NaOH दिया हो, KOH दिया हो, कोई भी क्षार दिया हो, तो उसके लिए आयनिक गुणनफल का सूत्र लगता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन गुणे हाइड्रोक्सिल आयन बराबर 10⁻⁻14 मोल। तो ये क्या है, क्योंकि आपको मालूम है आयनिक गुणनफल की परिभाषा बताई गई थी, हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल एक नियतांक होता है जो
जिसका मान 10 की घात 1.0 गुणे 10 की घात -14 होता है, लेकिन 1.0 कोई मतलब नहीं, तो 10 की घात -14 होता है। इससे फिर आप क्या निकालोगे, हाइड्रोक्सिल आयन का मान रख दोगे NaOH का, फिर हाइड्रोजन आयन निकल आएगा। जब हाइड्रोजन आयन निकल आए तो इसको आप इस वाले सूत्र पे pH वैल्यू वाले पे रख दोगे और pH वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन पिछले पार्ट में जो आम्ल क्षार लवण पढ़ा उसमें जो है कुछ विशेष चीजें थी जो आपको आनी चाहिए। अब देखिए अगला आपका लेसन शुरू होता है केमिस्ट्री का, ये उसी के आगे जो धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और एक सब मेटल होता है। तो देखिए इसमें बेसिक चीजें हैं, मेटल और नॉन मेटल को पहचानते कैसे हैं। देखिए मेटल, मेटल यानी धातु। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक, जो मतलब ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं कि जैसे मान लीजिए सोडियम होता है, सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आएगा। तो जैसे पूछ लेता है सोडियम और सोडियम आयन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सोडियम जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्लस आ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो आयन धन आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे कहते हैं धातुएं। क्योंकि धातुओं में क्या होता है, धनावेश होता है। कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी तरह अधातुओं में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, 17 होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कि अंत में 8 हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है 2 8 1, ये 11 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 8 बचा। इसी तरह 2 8 7, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की 8 हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो क्लोरीन में 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे क्या आ जाए, क्योंकि ग्रहण किया है इसने तो इसमें माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश आता है। इनमें धन आवेश होता है वो धातुएं कहलाती हैं, जिनमें ऋण आवेश होता है वो अधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं तो वो उपधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो धातु अधातु में मेन अंतर से आप समझिए। देखिए धातुएं जो होती हैं और नॉन मेटल, देखिए जो धातुएं होती हैं ठोस होती हैं केवल पारा को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर, समान ताप पर क्या होती है, द्रव रूप में। तो यानी Hg यानी पारा को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। पारा द्रव रूप में होती है, ठीक है, लेकिन धातु है। द्रव रूप में जो धातु पाई जाती है वो पारा है, बाकी क्या होते हैं, ठोस होती है। जितनी भी धातु में कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें क्या होगा, धन आवेश होगा। और जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। ठोस में कौन सी होती है, सल्फर, ठीक है। द्रव में कौन सी होती है, ब्रोमीन, सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। और द्रव रूप में ब्रोमीन होती है और गैस रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब होती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए धातुओं में क्या होता है, अभी हमने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धन आवेशित होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धन आवेशित होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। ऋण आवेश होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऋण आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो धन आवेश आ जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है, पहला तो ठोस वाला हो गया, दूसरा धन आवेशित, वो ऋण आवेशित, तीसरा क्या होता है, इनमें चमक होती है। चमक का मतलब कि जैसे कि लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये क्या है, चमक होती है धातुओं में। जबकि अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती, क्योंकि इनको छोड़कर हीरा और ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु है। और कार्बन के दो अपर रूप, ऐसे तो होते बहुत सारे हैं अपर रूप, लेकिन उसमें से हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये क्या है, ये जो है अधातुएं हैं, लेकिन इनमें चमक होती है। इनको छोड़कर इनमें चमक नहीं पाई जाती। हीरा ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी इसी में चमक नहीं होती। इसमें एक गुण और होता है, अधातुवर्धनीयता। धातुवर्धनीयता व तन्यता का गुण होता है, वह तन्यता। धातुवर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट करके चादर बनाना,
वो क्या कहलाता है? धातुवर्धनीयता कहलाता है। और किसी भी धातु को खींचकर तार बनाना वो तन्यता कहलाता है। ये धातुओं में ये गुण होता है, लेकिन अधातुओं में ये गुण धातुवर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं होता है। ये क्या होते हैं? भंगुरता का गुण पाया जाता है, ये तुरंत टूट जाते हैं। भंगुरता का गुण अधातुओं में पाया जाता है। फिर धातुएं क्या होती है? सुचालक होती हैं, यानी कि ये क्या है? आयनों में विभक्त हो जाती हैं। और दूसरी चीज कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए गुड कंडक्टर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती। ये गुड कंडक्टर, वो बैड कंडक्टर होती है। फिर इसके बाद धातुओं में जो क्रियाएं होती हैं, ये तो भौतिक गुण है जो बेसिक आप जान पाते हो, देख करके पहचान पाते हो, जिनके कारण आप लिखते हो। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसी में आते हैं रासायनिक गुण मेटल के। तो वो रासायनिक गुण आपको नेक्स्ट टर्न में बताए जाएंगे। ठीक है। अब रह गई बात, इसमें देखिए जो सब मेटल है उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। तो इसी तरह तो 4 होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन आपको 2 ही उपधातुओं के नाम याद रखना है। कौन कौन से? आर्सेनिक, आर्सेनिक का क्या होता है? AS, और एंटीमनी SB। आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 2 आपकी उपधातुएं हैं जो आपको याद करना है, सब मेटल। ठीक है। तो ये बेटा आपको ये नोट्स आपको दिया गया है, उसके इमेज आपको दिए गए हैं, उनको आपको नोट करना है और ये सब आपको याद करना है। इसके जो रासायनिक गुण है धातु को, इसको आपको नेक्स्ट डे में बताया जाएगा। हाँ, ना समझ में आया हो फोन से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।